जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय Current पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो। एडीएम प्रोटोकॉल पुष्पराज सिंह बघेल का शासन ने किया तबादला। आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल ने कहा, कार्यकर्ताओं और जनता का सम्मान न करने वाले अधिकारी किसी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे। पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल ने समर्थकों सहित दिया धरना। मतगणना में धांधली का लगाया आरोप। देर रात तक चला चौधरी बाबूलाल और उनके समर्थकों का प्रदर्शन। आगरा के लिए राहत की खबर। आगरा एफएमई की ओर से शुरू होने जा रहा है कोविड अस्पताल, जिसमें महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग कैंपस की होगी व्यवस्था। आगरा में थोड़ी राहत की खबर। आगरा में आज कोरोना संक्रमण के 234 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करे पालन। राधावल्लभ स्कूल के प्रधानाचार्य प्रदीप मिश्रा का कोरोना से हुआ निधन। स्कूल प्रबंधकों के सदस्यों में शोक की लहर। कोरोना मरीज व उनके तीमारदारों की परेशानी देखा आईजी रेंज आए सामने। आईजी रेंज नवीन अरोड़ा ने पुलिस लाइन में आयोजित की बैठक। आगरा के समाज सेवियों से लेकर तमाम संस्थाएं व आईएमए के चिकित्सक भी रहे मौजूद। आरएलडी मुखिया चौधरी अजीत सिंह का हुआ निधन। कोरोना संक्रमण के चलते गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में थे भर्ती। आरएलडी कार्यकर्ताओं में फैला मातम। कोरोना महामारी को लेकर संत कर रहे तप साधना। 51 दिन तक साधना करेंगे लोकेशानंद महाराज। शमशाबाद के जारोल टीला पर चल रही तप साधना। फिरोजाबाद सरकारी चमक सेंटर में बिजली न होने के चलते कोरोना मरीजों पर लगी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हुई करीब 2 घंटे तक बंद। वहीं बिजली न होने के चलते मशीनें बंद होने पर हुई महिला की मौत। ट्रांसजेंडर होने की वजह से एक मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को मरने के लिए छोड़ा। यह नदी में एक तसरे में नवजात शिशु बहता हुआ मिला। वृंदावन थाना क्षेत्र अंतर्गत चामुंडा घाट की घटना। इलाज, ऑक्सीजन और इंजेक्शन से लेकर लॉकडाउन के दौरान गरीबों तक खाना पहुंचाने जैसे मामलों की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए आईजी रेंज नवीन अरोड़ा ने शहर के तमाम समाज सेवियों, चिकित्सकों व अन्य संस्थाओं के साथ एक बैठक की। हालांकि यह काम अभी तक प्रशासनिक तौर पर किया जाता रहा है, लेकिन पिछले कई दिनों से हर क्षेत्र में फेल हो रही प्रशासनिक मशीनरी को देख अब आईजी रेंज आगे आए हैं। आगरा जिले के मरीजों से लेकर उनके तीमारदारों की परेशानियों को देख आईजी रेंज ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कमान अपने हाथों में ली। आगरा में पटरी से उतरी हुई चिकित्सीय सेवा से लेकर ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन काफी समय से फेल होता नजर आ रहा है, जिसको देखते हुए अब पुलिस ने सीधे सीधे अपने हाथ में कमान ली है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद मरीजों को जहां सही उपचार मिले तो वहीं आम लोगों को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो, साथ ही साथ गरीबों को भी रोटी मिलती रहे। यह सब बातों को देखते हुए आईजी जोन नवीन अरोड़ा ने पुलिस लाइन में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया।
जिसमें शहर के समाज सेवियों से लेकर तमाम समाज सेवी संस्थाएं व IMA के चिकित्सक भी मौजूद रहे। IG नवीन अरोड़ा ने बताया कि इस बैठक का उद्देश्य यही है कि मरीजों को सही उपचार मिल सके, किसी भी मरीज को ऑक्सीजन और इंजेक्शन की दिक्कत ना हो। कोई स्टोरेज करके रखता चला जा रहा है रिजर्व में अपने रिलेटिव्स के लिए, दुकानों में हो सकता है इसी तरह से दवाओं की कालाबाजारी ना हो, होर्डिंग्स ना हो, ये सब चीज़ें लोगों को बताई गई, हॉस्पिटल्स को बताई गई और इनको ये कहा कि आप एक अपनी एक्चुअल डिमांड रेज करिए कि किसी भी 2 दिन का सैंपल ले लीजिए, उस दिन आपके कितने मरीज किस किस तरह के भर्ती थे, कितने सिंपल थे, कितने HNFC पे थे, कितने लोग उनके आइसोलेशन पे थे, कितने वेंटिलेटर्स पे थे, कितने लोग कैनुला पे थे, अलग अलग चीज़ों को वो बना लें और उनकी क्या रिक्वायरमेंट थी उस दिन की और हमारी उस दिन की सप्लाई कितनी थी। हम अगर इन दोनों को मैच करें और डिमांड सप्लाई के बीच का जो गैप है, अगर हमें सप्लाई बढ़ानी है तो हम सप्लाई की बात करें, यदि हमारे पास सप्लाई पर्याप्त है तो फिर हॉस्पिटल और कहीं ना कहीं पिलफरेज हो रहा है वो देखने की कोशिश करें, होम आइसोलेशन में लोग बिना गाइडेंस के ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं उसको समझें। कहीं ना कहीं ये पाएंगे हम कि शायद हमारी सप्लाई अब ठीक हो गई है पिछले कुछ दिनों में, तो अब ये इतना पैनिक नहीं होना चाहिए, इतने क्रिटिकल सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, तो उसको समझने के लिए भी इनकी मीटिंग्स बुलाई थी। बैठक के दौरान IG नवीन अरोड़ा ने माना कि फिलहाल कुछ कमियां रही हैं, उसमें कुछ हद तक चिकित्सा व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं और इंजेक्शन व ऑक्सीजन की सप्लाई कहीं न कहीं अव्यवस्थित रही है। उन्होंने माना कि पिछले दिनों में आगरा शहर में मरीजों को काफी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो वहीं प्रशासनिक मशीनरी भी सभी लोगों को संतुष्ट कर पाने व बेहतर सुविधाएं देने में काफी हद तक फेल हो रही है। एम्बुलेंस सर्विसेज पे बात की गई कि कैसे हम उसको और अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। शव वाहनों पे बात की गई कि कैसे उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करें। कुछ स्वयंसेवी संस्थान भी सामने आए हैं जो शव वाहन का खर्चा देने के लिए तैयार हैं। इस तरह के लोगों को जोड़ के एक ग्रुप बनाया जाएगा। जो ज़्यादा रेट लग रहा है किसी को, जो ज़रूरत से ज़्यादा, उसको रेट कम कराया जाएगा। जहां रेट एक लिमिट के बाद कोई पे करने की स्थिति में नहीं है, वहां ऐसी संस्थाओं से मदद ली जाएगी। कुल मिला के किस तरह से आगरा पुलिस के इनिशिएटिव पर हम लोगों की मदद समाजसेवी संस्थाओं से कर सकते हैं, दवा एसोसिएशन के माध्यम से कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स के माध्यम से कर सकते हैं, उसकी एक ईमानदार और ट्रांसपेरेंट कोशिश की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि हम इसमें सफल होंगे। बैठक के दौरान IG अभिनव अरोड़ा ने हॉस्पिटल में भर्ती कोविड मरीजों को सही इलाज के साथ साथ ऑक्सीजन व रेमडेसिविर इंजेक्शन की पूरी डोज उपलब्ध कराए जाने पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान मौजूद IMA अध्यक्ष डॉक्टर राजीव उपाध्याय ने बताया कि ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए अब होम आइसोलेट और हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के 2 वर्ग बनाए जाएंगे। प्राथमिकता पर जहां हॉस्पिटल वापसी जन सप्लाई होगी, तो वहीं एक सिलेंडर बैंक बनाकर वहां से होम आइसोलेट मरीजों के लिए डॉक्टर के पर्चे पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई कोविड हॉस्पिटलों में सुचारू रूप से बनाने के लिए 9 कैटेगरी को तय किया है। सबसे पहली प्राथमिकता ऑक्सीजन सप्लाई की कोविड हॉस्पिटल रहेगी। कोविड हॉस्पिटलों के लिए एक IMA का प्रतिनिधि भी रहेगा, ड्रग कंट्रोलर रहेंगे और एक DYSP SDM रहेंगे। तो ये सारा मिलके इसके ऑक्सीजन को सुचारू रूप से कराएंगे। और जो घर पे होम आइसोलेशन या होम केयर के लिए जो ऑक्सीजन होगी वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से होगी और वो भी प्रिस्क्रिप्शन वो होगा जो कि IMA के नॉमिनेटेड डॉक्टर्स होंगे और IMA के नॉमिनेटेड डॉक्टर के साथ साथ कोविड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स होंगे। तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से तभी हो पाएगी जब इन चीज़ों को फॉलो किया जाएगा। वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को प्रशासन व रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से ही उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके लिए एक कमेटी भी गठित की जाएगी जो ड्रग इंस्पेक्टर और रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से मरीज के तीमारदारों को इंजेक्शन उपलब्ध कराएगी। तीसरा, किसी भी हॉस्पिटल में या कहीं भी ऑक्सीजन की उपयोगिता को बहुत ही सुचारू रूप से प्रिंसिपल्ड वे में चलाना होगा। इस पर हॉस्पिटल प्रशासन, हॉस्पिटल कर्मचारियों को सबको ध्यान देना होगा। जहाँ जरूरत हाई फ्लो की वहाँ हाई फ्लो का इस्तेमाल होगा। जहाँ जरूरत है कि हाई फ्लो की जरूरत नहीं है, जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ऑक्सीजन का बहुत ही जुडिशियसली इस्तेमाल किया जाएगा। ये ऐसे प्रयास हैं जो कि IG नवीन अरोड़ा जी ने SP सिटी रोहन बोत्रे के साथ और SSP अशोक जी के साथ मिलके एक अच्छा सा वो बनाया है इसका सुचारू रूप से ऑक्सीजन सप्लाई चलाने का।
बैठक के दौरान लॉकडाउन के नियमों का पालन कराए जाने और बाजार में ज्यादा भीड़ भाड़ न रहते हुए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता कराए जाने पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान व्यापारी बंधुओं ने पुलिस की ओर से व्यापारियों के किए जा रहे उत्पीड़न का मामला भी उठाया, तो वहीं आईजी जोन ने आश्वासन दिया कि किसी भी व्यापारी का कोई उत्पीड़न नहीं किया जाएगा और सभी एकजुट होकर ये प्रयास करेंगे कि आगरा शहर के मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके और उनके तीमारदारों को कोई परेशानी न उठानी पड़ सके। कोरोना संक्रमित मरीजों को बेड और ऑक्सीजन मिल सके, इसके लिए आगरा के जूता व्यापारियों की संस्था आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैम्बर एफमेक की ओर से कोविड हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है। सींगना स्थित आगरा ट्रेड सेंटर में जिला प्रशासन और सेना के सहयोग से कोरोना संक्रमितों के उपचार को 300 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल खोला जा रहा है। आगरा में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार के कारण अस्पतालों में बेड न मिलने की समस्या को देखते हुए आगरा ट्रेड सेंटर सींगना को अस्थायी अस्पताल में बदल दिया गया है। शहर के जूता निर्यातकों की संस्था एफमेक सींगना स्थित आगरा ट्रेड सेंटर में जल्द ही अस्थायी अस्पताल का संचालन शुरू कर देगी। यह अस्पताल 300 बेड का होगा, जिसकी क्षमता बाद में बढ़ाकर 500 तक कर दी जाएगी। फिलहाल ट्रेड सेंटर में बेड तैयार कर लिए गए हैं, जबकि ऑक्सीजन सप्लाई के लिए लाइनें भी बिछा दी गई हैं। आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट्स चैम्बर एफमेक ट्रस्ट द्वारा सींगना गांव स्थित आगरा ट्रेड सेंटर में कोविड मरीजों के लिए 300 बेड का अस्थायी अस्पताल जल्द शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ 20 बेड की ट्रायज इमरजेंसी, 5 बेड का आईसीयू, 50 बेड का एचडीयू और 225 बेड का कोविड वार्ड बनाया गया है। एफमेक अध्यक्ष पूरन डावर के मुताबिक इस अस्थायी कोविड अस्पताल को सेना और आगरा प्रशासन की मदद से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। प्रशासन एफमेक का सहयोग कर रहा है। एक एसीएमओ की जिम्मेदारी भी यहाँ लगाई गई है, जो मरीजों की व्यवस्थाओं को देखेंगे। उम्मीद है कि ये सारी व्यवस्थाएं 10 तक पूरी हो जाएंगी और सोमवार से हम इसका संचालन सुचारू रूप से कर पाएंगे। कई इक्विपमेंट कंसंट्रेटर्स अभी आ रहे हैं, कुछ एयरपोर्ट पे उतर चुकी हैं कुछ चीज़ें, और बाकी सब व्यवस्था जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सारी व्यवस्थाएं बन चुकी हैं। क्षमता बढ़ाई जा सकती है। क्षमता इसमें काफ़ी जगह है। इस क्षमता को 300 से 500 तक भी किया जा सकता है ज़रूरत के अनुसार। और इसमें पूरे न केवल जूता इंडस्ट्री बल्कि शहर के बहुत सारे लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है, ये जीकेएस जो आगरा का ही एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, अभिषेक सिंघल का बहुत बड़ा सहयोग है इसको रात दिन तैयार कराने में। हालांकि उनका परिवार खुद कोविड में है, परेशानी में है, उसके बावजूद भी रात दिन करके मेहनत करके शुक्ला जी और मेरी पूरी टीम लगी। सबसे बड़ी बात यह है कि महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग कैंपस में बेड की व्यवस्था की गई है। भाजपा महानगर अध्यक्ष भानु महाजन और एडीएम प्रोटोकॉल के बीच हुए विवाद में आखिरकार गाज एडीएम प्रोटोकॉल पर ही गिर गई। विवाद के दौरान खुद को बड़ा भाजपाई बताकर बीजेपी महानगर अध्यक्ष को सत्ता का नशा उतारने की धमकी देने वाले एडीएम प्रोटोकॉल को ही भारी पड़ गया। शासन ने एडीएम प्रोटोकॉल का तबादला कर दिया। आगरा भाजपा महानगर अध्यक्ष भानु महाजन और एडीएम प्रोटोकॉल के बीच हुए विवाद में आखिरकार गाज एडीएम प्रोटोकॉल पर ही गिर गई। विवाद के दौरान खुद को बड़ा भाजपाई बताकर बीजेपी महानगर अध्यक्ष को सत्ता का नशा उतारने की धमकी देने वाले एडीएम प्रोटोकॉल को ही भारी पड़ गया। शासन ने एडीएम प्रोटोकॉल का तबादला कर दिया। बता दें कि इस विवाद के बाद आगरा के सभी जनप्रतिनिधि एक हो गए और इसकी शिकायत पार्टी हाईकमान से कर दी। आपको बता दें कि मंगलवार शाम को जिला मुख्यालय पर विजय प्रत्याशी को प्रमाण पत्र दिए जा रहे थे। प्रमाण पत्र वितरण में देरी की जानकारी पर बीजेपी महानगर अध्यक्ष भानु महाजन समर्थकों के साथ पहुंचे। यहां विधायक एतमादपुर राम प्रताप चौहान के सामने महानगर अध्यक्ष और एडीएम प्रोटोकॉल पुष्पराज सिंह के बीच झड़प हो गई थी। विवाद के दौरान महानगर अध्यक्ष ने आपा खोकर एडीएम से तू तड़ाक की थी, जिसके बाद एडीएम प्रोटोकॉल ने भी आपा खो दिया। एडीएम ने बिना पद की गरिमा रखे महानगर अध्यक्ष से कहा कि तू मुझसे बड़ा भाजपाई नहीं है और अभी तेरा नशा उतार दूंगा। इसके बाद विधायक ने हस्तक्षेप कर जैसे तैसे उस समय दोनों को शांत करा दिया, लेकिन जब तक यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी, भाजपाइयों ने अध्यक्ष के समर्थन में एडीएम प्रोटोकॉल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उसकी गूंज लखनऊ तक पहुंच गई। इसके बाद 5 मई यानी बुधवार को शासन ने एडीएम प्रोटोकॉल पुष्पराज सिंह का तबादला करते हुए आदेश जारी किया कि शासन ने उन्हें उप आवास आयुक्त बनाया है। प्रकरण पर आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल ने कहा कि कार्यकर्ता और जनता का सम्मान न करने वाले अधिकारी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख चौधरी अजीत सिंह का गुरुवार को निधन हो गया। वह कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमित हुए थे, जिससे उनका स्वास्थ्य तेजी से खराब हुआ था और उन्हें इलाज के लिए गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुवार सुबह इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से पार्टी में शोक की लहर। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख चौधरी अजीत सिंह का गुरुवार को निधन हो गया। वह कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमित हुए थे, जिससे उनका स्वास्थ्य तेजी से खराब हुआ था और उन्हें इलाज के लिए गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुरुवार सुबह इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से पार्टी में शोक की लहर है। रालोद सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह 22 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए थे। मंगलवार की रात उनकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टरों के मुताबिक उनके फेफड़ों में बहुत ज्यादा संक्रमण फैल चुका था, जिसके चलते उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। डॉक्टर लगातार उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुरुवार को सुबह उनका निधन हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह बागपत से 7 बार सांसद और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं। 86 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। चौधरी अजीत सिंह की गिनती देश के बड़े जाट नेताओं में होती है। आगरा बुधवार रात को पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल अपने समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे और कुर्सी डालकर वहीं पर धरने पर बैठ गए। पूर्व सांसद को धरने पर बैठा देख समर्थक भी उनके साथ हो लिए और धरना शुरू कर दिया। देर रात तक बाबूलाल और उनके समर्थकों का धरना प्रदर्शन चला। आगरा बुधवार रात को पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल अपने समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे और कुर्सी डालकर वहीं धरने पर बैठ गए। पूर्व सांसद को धरने पर बैठा देख समर्थक भी उनके साथ हो लिए और धरना शुरू कर दिया। देर रात तक चौधरी बाबूलाल और उनके समर्थक प्रदर्शन करते रहे। आपको बता दें कि मामला पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल की पुत्रवधू सीमा चौधरी से जुड़ा हुआ था। वार्ड 20 से पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल की पुत्रवधू सीमा चौधरी जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी थी। स्थानीय प्रशासन ने पहले उन्हें विजेता बताया और फिर बाद में उन्हें हारा हुआ घोषित करा दिया, जिससे पूर्व सांसद और उनके समर्थक आक्रोशित हो उठे। पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल और उनके समर्थक जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला पंचायत सदस्य चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। इस प्रदर्शन के दौरान सभी ने दोबारा मतगणना कराने की मांग की और सीएम को संबोधित ज्ञापन एडीएम प्रोटोकॉल को दिया। उनको हराया गया, ये एक काम ऐसे थोड़ी है। और ये सब जितेंद्र चौहान और पुष्पराज की है। आपके सामने देखा कल उससे महाजन के साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ, वीडियो भी देखा आपने, हमने भी देखा है। अधिकारी के इस तरीके के आचरण होंगे महाराज जी के जमाने में। तो पार्टी में इस आवाज को उठाएंगे, आप किससे कहेंगे? नहीं, हमने महाराज जी को भी हमने कोशिश की मिलाने की, लिखवाया है। अभी ये हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उनसे भी बात हुई है। बताया जाता है कि इस वार्ड से मुरारी लाल नरवार ने जीत हासिल की है, जो बसपा समर्थित प्रत्याशी थे। जीत का प्रमाण पत्र मिलने के बाद प्रत्याशी राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। चौधरी उदयभान सिंह ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जिसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर।
आमत्या फिल्म ने किया फिल्म लॉकडाउन का प्रीमियर लॉन्च। कोरोना काल में सुरक्षा ही बचाव है, इसी उद्देश्य के साथ फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी आमत्या फिल्म्स एवं मीडिया ने एक शॉर्ट फिल्म लॉकडाउन का निर्माण किया है। इस फिल्म का प्रीमियर शहर के मेयर माननीय नवीन जैन ने लॉन्च किया है और इसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि इस फिल्म के माध्यम से सिर्फ शहरवासियों का ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों को बहुत अच्छा संदेश जाएगा। कोरोना काल में सुरक्षा ही बचाव है, इसी उद्देश्य के साथ फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी आमत्या फिल्म्स एंड मीडिया ने एक शॉर्ट फिल्म लॉकडाउन का निर्माण किया है। इस फिल्म का प्रीमियर शहर के मेयर माननीय नवीन जैन ने किया है। नवीन जैन ने इस फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस फिल्म के माध्यम से सिर्फ शहरवासियों का ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों को बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि आपकी सुरक्षा ही आपका बचाव है। आमत्या फिल्म के डायरेक्टर संस्कार शर्मा और सचिन सारस्वत के निर्देशन में जो लॉकडाउन फिल्म बनाई गई है, मैं इस फिल्म की भूरी प्रशंसा करता हूं और इनको साधुवाद देता हूं कि कोरोना महाकाल के संकट के समय में लोगों को जागरूक करने के लिए लॉकडाउन नाम करके फिल्म का निर्माण इन्होंने किया है। और इस फिल्म में 5 मिनट की ये फिल्म को देखने से ऐसा लगता है कि अगर हम माननीय प्रधानमंत्री जी के दिए हुए निर्देशों का पालन कर लें तो निश्चित रूप से इस कोरोना पर विजय हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मास्क पहनकर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तो निश्चित रूप से इस कोरोना को विजय हासिल कर लेंगे। और इसको विजय दिलाने में देश के 130 करोड़ लोगों का योगदान अपेक्षित है। अगर सभी लोगों ने इसमें योगदान दिया तो हम लोग कोरोना पर विजय हासिल कर लेंगे। इस फिल्म को बनाने के लिए इन नौजवानों का मैं अभिनंदन करता हूं, इनका स्वागत करता हूं और सभी शहरवासियों से भी अनुरोध करूंगा कि इस फिल्म को एक बार अवश्य देखें। फिल्म के निर्देशक संस्कार शर्मा ने बताया कि जिस तरह से हम अभी भी कोरोना को लेकर सीरियस नहीं हैं, अगर समय रहते हुए हमने कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया तो स्थिति कितनी भयानक हो जाएगी। इस अवसर पर आईफा के निर्देशक सचिन सारस्वत ने बताया कि इस फिल्म के माध्यम से देशवासियों को एक मैसेज दिया जाएगा कि मास्क का प्रयोग अवश्य करें। इस अवसर पर मेयर प्रतिनिधि राजीव दीक्षित एवं फिल्म के निर्देशक संस्कार शर्मा, कलाकार गौरव शर्मा एवं आईफा के निदेशक सचिन सारस्वत विशेष रूप से उपस्थित रहे। कस्बा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने एक बाइक सवार युवक आवारा गौवंश के सामने आने के बाद डिवाइडर से टकरा गया। बाइक सवार युवक डिवाइडर से टकराने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने घायल को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शमशाबाद में भर्ती करा दिया, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से डॉक्टर ने तत्काल ही घायल युवक को एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। घटना गुरुवार सुबह की है, जहां एक अज्ञात बाइक सवार युवक शमशाबाद से आगरा की तरफ जा रहा था। तभी अचानक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने आवारा गौवंश के आ जाने की वजह से बाइक सवार युवक डिवाइडर से टकरा गया। बाइक सवार के डिवाइडर से टकराने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक सवार घायल युवक काफी देर तक सड़क पर तड़पता रहा। राहगीरों ने घटना की जानकारी इलाकाई पुलिस को दे दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही राहगीरों ने घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शमशाबाद में उपचार के लिए भर्ती करा दिया। युवक की हालत गंभीर होने की वजह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित डॉक्टर ने युवक को तत्काल ही एक हॉस्पिटल में उपचार के लिए ट्रांसफर करा दिया है, लेकिन युवक की पहचान न होने की वजह से घायल युवक के परिजनों को घटना की जानकारी नहीं दी जा सकी। हालांकि पुलिस द्वारा घायल युवक का उपचार शुरू करा दिया गया है और पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वृंदावन थाना क्षेत्र अंतर्गत चामुंडा घाट के समीप गुरुवार को यमुना नदी में एक तसले में नवजात शिशु बहता हुआ मिला। नवजात शिशु को देख वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने तसला सहित बच्चे को पानी से बाहर निकाला और इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शिशु को चाइल्ड केयर लाइन की मदद से जिला अस्पताल SNU में भर्ती करा दिया है। वृंदावन थाना क्षेत्र अंतर्गत चामुंडा घाट के समीप गुरुवार को यमुना नदी में एक तसले में नवजात शिशु बहता हुआ मिला। नवजात शिशु को देख वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने तसला सहित बच्चे को पानी से बाहर निकाला और इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शिशु को चाइल्ड केयर लाइन की मदद से जिला अस्पताल के SNCU में भर्ती करा दिया, जहां जांच के दौरान पता चला कि बच्चा ट्रांसजेंडर है। जहां एक और अंदाजा लगाया जा रहा है कि बच्चा ट्रांसजेंडर होने के कारण मां अपने कलेजे के टुकड़ों को अलग करने के लिए राजी हो गई। वहीं इस घटना ने यह भी साबित कर दिया है कि समाज में जागरूकता का अभी भी काफी अभाव है।
जो एक नवजात के अपनों ने ही इस प्रकार छोड़ दिया। क्या है पूरा मामला? आज हमारे एसएनसीयू में चाइल्ड केयर लाइन वाले एक नवजात बच्चे को लेकर आए 8:30 बजे, जो कि उन्हें वृंदावन में मिला। बच्चे को देखने पर, उसका परीक्षण करने पर पता चला बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, 3 किलो 300 ग्राम का बच्चा है, लेकिन ट्रांसजेंडर है। बाकी बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे को कहाँ भेजे जाएगा यहाँ अस्पताल के बाद में? अस्पताल के बाद में जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो प्रार्थना पत्र जाता है, उससे शिशु सदन में हम उसे शिफ्ट करा देते हैं सही बच्चे को। वैसे स्वस्थ है, इसको दिक्कत नहीं है? बिल्कुल स्वस्थ बच्चा है, वजन काफी अच्छा है, सब कुछ ठीक है। एक माँ कितनी निर्दयी हो सकती है, इसका साक्षात प्रमाण जनपद मथुरा के थाना वृंदावन क्षेत्र अंतर्गत देखने को मिला। यहाँ थाना वृंदावन पुलिस को सूचना मिली कि चामुंडा घाट के पास यमुना नदी में एक नवजात शिशु तसले में बह रहा है। मामले की जानकारी होते ही इलाका पुलिस चामुंडा घाट पर पहुंच गई, जहां स्थानीय लोगों ने यमुना नदी से नवजात को तसला सहित बाहर निकाल लिया। नवजात शिशु लोहे के तसले में सफेद अगोछा में लिपटा हुआ था, जिसे किसी के द्वारा यमुना नदी में मरने के लिए बहा दिया गया था। मौके पर पहुंची इलाकाई पुलिस ने चाइल्ड केयर लाइन मथुरा को इस संबंध में सूचना दी और चाइल्ड केयर लाइन मथुरा के सहयोग से पुलिस द्वारा नवजात शिशु को उपचार के लिए जिला अस्पताल के नवजात शिशु वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां जांच के बाद पता चला कि बच्चा एकदम स्वस्थ है, लेकिन वह ट्रांसजेंडर है। फिलहाल पुलिस द्वारा बच्चे के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है और पुलिस कार्यवाही कर रही है। फिरोजाबाद में मरीज की मौत पर परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर हंगामा किया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाकर मरीज की मौत कर दी। दरअसल मामला फिरोजाबाद के सरकारी ट्रामा सेंटर का है, जहां आए दिन अस्पताल में तोड़फोड़ व स्टाफ के साथ मारपीट के कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सरकारी ट्रामा सेंटर फिरोजाबाद में उस समय देखने को मिला, जब बुधवार की देर शाम को एक कोविड मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर हंगामा शुरू कर दिया। अस्पताल स्टाफ के साथ मारपीट भी की। पल्स बिल्कुल ठीक आ रहा था, इंजेक्शन लगा के मारा है मेरे नाम का मरीज का। क्या नाम है मरीज का? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष है, मैं उनका भांजा हूँ। उन्होंने इंजेक्शन लगा के मारा है, जब तक ठीक थे अभी अच्छा खासा बात करी उन्होंने, चाय पिलाई है। परेशानी कुछ नहीं, बस सांस फूल रही थी उनकी, और कुछ दिक्कत नहीं। जिस घटना का वीडियो अस्पताल में लगे कैमरे में कैद हो गया, वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कई बवालियों को हिरासत में लेकर मामले को शांत कराया। वहीं परिजनों ने अस्पताल पर आरोप लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही व गलत इंजेक्शन की वजह से मरीज मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। शमशाबाद में जन कल्याण के लिए एक संत तप साधना कर रहे हैं, तो वैश्विक महामारी पर विजय पाने के लिए चिलचिलाती धूप और अपने चारों तरफ अग्निकुंड जलाकर कड़ी तपस्या कर रहे हैं। संत लोकेशानंद महाराज द्वारा 51 दिन तक यह कड़ी तपस्या करने का ऐलान किया गया है। शमशाबाद क्षेत्र के जारोड़ी टीला स्थित गुफाधाम मंदिर पर लोकेशानंद महाराज द्वारा 51 दिन तक कड़ी धूप में तपस्या करने का ऐलान किया गया था, जिसका आज 10वां दिन पूरा हो गया है। आपको बता दें कि इस समय कोरोना वैश्विक महामारी चरम सीमा पर है, जिस पर विजय पाने के लिए लोकेशानंद महाराज द्वारा जन कल्याण के लिए तप साधना की जा रही है। लगातार कड़ी धूप में तपस्या करने का 10वां दिन पूरा हो गया है। लोकेशानंद महाराज का कहना है कि जनमानस पर संकट की घड़ी आती है तो उस समय संत ही साधना करके संकट की घड़ी से मनुष्य को निकालने का कार्य करता है। इस संकट की घड़ी में कड़ी तपस्या करके मनुष्य को इस संकट से उभारने का बीड़ा उठाया है। इस समय हम खड़े हैं शमशाबाद के जारोली टीले पर, यहाँ एक लोकेशानंद महाराज द्वारा तपस्या की जा रही है। कोरोना वैश्विक महामारी को कहीं ना कहीं कम करने के लिए ये लगातार अपनी जन साधना कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह कड़ी धूप में, चिलचिलाती धूप में और अपनी चारों तरफ अग्निकुंड लगाकर तपस्या कर रहे हैं। और इससे पहले भी महाराज लोकेशानंद द्वारा एक जन समाधि ली गई थी, जिसमें 11 दिन तक बिना कुछ खाए पिए गुफा के अंदर रहे थे। एक बार फिर जन कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं और लगातार साधना पर बैठे हुए हैं। शमशाबाद से मून टीवी के लिए मनीष शर्मा के साथ श्यामवीर सिंह। गुफाधाम मंदिर पर लोकेशानंद महाराज द्वारा लगातार दूसरी बार यह जन कल्याण के लिए तपस्या की जा रही है। आपको बता दें कि पहली कोरोना वायरस की लहर में संत द्वारा समाधि ली गई थी,
जिसमें 11 दिन तक लोकेशानंद महाराज द्वारा बिना कुछ खाए पिए गुफा में रहकर तपस्या की थी। और इस बार कोरोना वायरस की दूसरी लहर में जन कल्याण के लिए 51 दिन तक कड़ी धूप में और अपने चारों तरफ अग्निकुंड जलाकर तपस्या कर रहे हैं। जन कल्याण के लिए लगातार महाराज द्वारा ऐसे कार्य किए जाते रहते हैं। फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में एक बार फिर बड़ी लापरवाही देखने को मिली। बता दें कि जहां इस कोरोना महामारी के समय अस्पतालों में मरीज अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीजों को इतनी भीड़ और गर्मी में बिना बिजली के कई घंटे तड़पना पड़ा। फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में एक बार फिर बड़ी लापरवाही देखने को मिली। बता दें कि जहां इस कोरोना महामारी के समय अस्पतालों में मरीज अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीजों को इतनी भीड़ और गर्मी में बिना बिजली के कई घंटे तड़पना पड़ता है। करीब 2 घंटों वहां बिजली नहीं रही, जिससे मरीजों पर लगी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें घंटे के हिसाब से बंद रही और इस स्थिति में किसी भी ट्रॉमा सेंटर के स्टाफ ने मरीज की नहीं सुनी। दवा नहीं हो रही, बहुत देर से पड़ी। डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर से बोला नहीं आपने? डॉक्टर बोलते देख के चले जाते होगा, अभी तो नहीं हो रहा। कहाँ हुआ था? बराबर जटूला तो पास ही। तो यहाँ अभी देखा जा रहा है, यहाँ लाइट नहीं है पूरे हॉस्पिटल में, और ये आप बता रहे हैं इनके सर से खून भी आ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है हॉस्पिटल में? कोई नहीं, सब जानबूझ कर लाइट और काटी उन्होंने, पता नहीं। सर कितने टाइम हो गए यहाँ? 2 घंटे हो गए यहाँ पे। आप यहाँ जब शिकायत करने गए तो क्या बोला डॉक्टर ने? तब से चला देते हैं कि अभी होगा, अभी होगा, अभी होगा। मरीज का क्या नाम है आपके? मरीज का क्या नाम है? सुमन नाम है सर। सुमन? हाँ। पति का नाम? पति का नाम मुन्ना लाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम रहने वाले रेलवे स्टेशन पास में जी थे। मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, मैं ऑक्सीजन लेके आया था यहाँ पर, लाइट चली गई थी, तो मैंने की डॉक्टर साहब मम्मी की तबीयत खराब, मैं रूम में गया था, डॉक्टर बोला हम आ रहे हैं। फिर लाइट नहीं है, वो 8 घंटे से ज्यादा हो गया लाइट को, और जाके सिगरेट पी रहा था। डॉक्टर में जाके मैंने बोला डॉक्टर साहब चलीजिए, मेरी माँ की तबीयत ज्यादा खराब। डॉक्टर बोला अभी हम आ रहे हैं सिगरेट पी के, अभी देखेंगे। अब कैसी स्थिति है उनकी? अब माँ मेरी गुजर चुकी है डॉक्टर की कमी से। कहाँ से आया? मैं जलेसर से आया हूँ। मजबूरन मरीजों के तीमारदार हाथ से हवा करते नजर आए। वहीं एक महिला मरीज को भारी खामियाजा भुगतना पड़ा और अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तीमारदारों ने बताया कि 2 घंटे से सरकारी ट्रॉमा सेंटर में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण डॉक्टर, नर्स या वार्ड बॉय कोई हॉस्पिटल में मौजूद नहीं था। तीमारदारों ने सरकारी ट्रॉमा सेंटर की स्वास्थ्य सेवाओं और डॉक्टरों पर भारी आरोप लगाया है। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय कोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो। एटीएम प्रोटोकॉल पुष्पराज सिंह बघेल का शासन ने किया तबादला। आगरा सांसद SP सिंह बघेल ने कहा, कार्यकर्ताओं और जनता का सम्मान न करने वाले अधिकारी किसी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे।
पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल ने समर्थकों सहित दिया धरना। मतगणना में धांधली का लगाया आरोप। देर रात तक चला चौधरी बाबूलाल और उनके समर्थकों का प्रदर्शन। आगरा के लिए राहत की खबर। आगरा एफएमए की ओर से शुरू होने जा रहा है कोविड अस्पताल, जिसमें महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग कैंपस की होगी व्यवस्था। आगरा में थोड़ी राहत की खबर। आगरा में आज कोरोना संक्रमण के 234 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। राधावल्लभ स्कूल के प्रधानाचार्य प्रदीप मिश्रा का कोरोना से हुआ निधन। स्कूल प्रबंधकों के सदस्यों में शोक की लहर। कोरोना मरीज व उनके तीमारदारों की परेशानी देख आईजी रेंज आए सामने। आईजी रेंज नवीन अरोड़ा ने पुलिस लाइन में आयोजित की बैठक। आगरा के समाज सेवियों से लेकर तमाम संस्थाएं व आईएमए के चिकित्सक भी रहे मौजूद। आरएलडी मुखिया चौधरी अजीत सिंह का हुआ निधन। कोरोना संक्रमण के चलते गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में थे भर्ती। आरएलडी कार्यकर्ताओं में फैला मातम। कोरोना महामारी को लेकर संत कर रहे तप साधना। 51 दिन तक साधना करेंगे लोकेशानंद महाराज। शमशाबाद के जारोल टीला पर चल रही तप साधना। फिरोजाबाद सरकारी ट्रामा सेंटर में बिजली न होने के चलते कोरोना मरीजों पर लगी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हुई करीब 2 घंटे तक बंद। वहीं बिजली न होने के चलते मशीनें बंद होने पर हुई महिला की मौत। ट्रांसजेंडर होने की वजह से एक मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को मरने के लिए छोड़ा। यह नदी में एक तसड़े में नवजात शिशु बहता हुआ मिला। वृंदावन थाना क्षेत्र अंतर्गत चामुंडा घाट की घटना। इलाज, ऑक्सीजन और इंजेक्शन से लेकर लॉकडाउन के दौरान गरीबों तक खाना पहुंचाने जैसे मामलों की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए आईजी रेंज नवीन अरोड़ा ने शहर के तमाम समाज सेवियों, चिकित्सकों व अन्य संस्थाओं के साथ एक बैठक की। हालांकि यह काम अभी तक प्रशासनिक तौर पर किया जाता रहा है, लेकिन पिछले कई दिनों से हर क्षेत्र में फेल हो रही प्रशासनिक मशीनरी को देख अब आईजी रेंज आगे आए हैं। आगरा जिले के मरीजों से लेकर उनके तीमारदारों की परेशानियों को देख आईजी रेंज ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कमान अपने हाथों में ली। आगरा में पटरी से उतरी हुई चिकित्सीय सेवा से लेकर ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन काफी समय से फेल होता नजर आ रहा है, जिसको देखते हुए पुलिस ने सीधे सीधे अपने हाथ में कमान ली है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद मरीजों को जहां सही उपचार मिले तो वहीं आम लोगों को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो, साथ ही साथ गरीबों को भी रोटी मिलती रहे। यह सब बातों को देखते हुए आईजी जोन नवीन अरोड़ा ने पुलिस लाइन में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया, जिसमें शहर के समाज सेवियों से लेकर तमाम समाज सेवी संस्थाएं व आईएमए के चिकित्सक भी मौजूद रहे। आईजी नवीन अरोड़ा ने बताया कि इस बैठक का उद्देश्य यही है कि मरीजों को सही उपचार मिल सके, किसी भी मरीज को ऑक्सीजन और इंजेक्शन की दिक्कत ना हो। कोई स्टोरेज करके रखता चला जा रहा है रिजर्व में अपने रिलेटिव्स के लिए। दुकानों में हो सकता है इसी तरह से दवाओं की कालाबाजारी ना हो, होर्डिंग्स ना हो। ये सब चीज़ें लोगों को बताई गई, हॉस्पिटल्स को बताई गई और इनको ये कहा कि आप एक अपनी एक्चुअल डिमांड रेज करिए कि किसी भी 2 दिन का सैंपल ले लीजिए। उस दिन आपके कितने मरीज किस किस तरह के भर्ती थे, कितने सिंपल थे, कितने HNFC पे थे, कितने लोग उनके आइसोलेशन पे थे, कितने वेंटिलेटर्स पे थे, कितने लोग कैनुला पे थे। अलग अलग चीज़ों को वो बना लें और उनकी क्या रिक्वायरमेंट थी उस दिन की और हमारी उस दिन की सप्लाई कितनी थी। हम अगर इन दोनों को मैच करें और डिमांड सप्लाई के बीच का जो गैप है, अगर हमें सप्लाई बढ़ानी है तो हम सप्लाई की बात करें। यदि हमारे पास सप्लाई पर्याप्त है तो फिर हॉस्पिटल और कहीं ना कहीं पिलफरेज हो रहा है वो देखने की कोशिश करें। होम आइसोलेशन में लोग बिना गाइडेंस के ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं उसको समझें। कहीं ना कहीं ये पाएंगे हम कि शायद हमारी सप्लाई अब ठीक हो गई है पिछले कुछ दिनों में। तो अब ये इतना पैनिक नहीं होना चाहिए, इतना क्रिटिकल सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो उसको समझने के लिए भी इनकी मीटिंग्स बुलाई थी। बैठक के दौरान आईजी नवीन अरोड़ा ने माना कि फिलहाल कुछ कमियां रही हैं, उसमें कुछ हद तक चिकित्सा व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं और इंजेक्शन व ऑक्सीजन की सप्लाई कहीं न कहीं अव्यवस्थित रही है। उन्होंने माना कि पिछले दिनों में आगरा शहर में मरीजों को काफी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो वहीं प्रशासनिक मशीनरी भी सभी लोगों को संतुष्ट कर पाने
वह बेहतर सुविधाएं देने में काफी हद तक फेल हो रही है। एम्बुलेंस सर्विसेज पे बात की गई कि कैसे हम उसको और अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। शव वाहनों पे बात की गई कि कैसे उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करें। कुछ स्वयंसेवी संस्थान भी सामने आए हैं जो शव वाहन का खर्चा देने के लिए तैयार हैं। इस तरह के लोगों को जोड़ के एक ग्रुप बनाया जाएगा। जो ज़्यादा रेट लग रहा है किसी को, जो ज़रूरत से ज़्यादा, उसको रेट कम कराया जाएगा। जहां रेट एक लिमिट के बाद कोई पे करने की स्थिति में नहीं है, वहां ऐसी संस्थाओं से मदद ली जाएगी। कुल मिला के किस तरह से आगरा पुलिस के इनिशिएटिव पे हम लोगों की मदद समाजसेवी संस्थाओं से कर सकते हैं, दवा एसोसिएशन के माध्यम से कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स के माध्यम से कर सकते हैं, उसकी एक ईमानदार और ट्रांसपेरेंट कोशिश की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि हम इसमें सफल होंगे। बैठक के दौरान आईजी अभिनव अरोड़ा ने हॉस्पिटल में भर्ती कोविड मरीजों को सही इलाज के साथ साथ ऑक्सीजन व रेमडेसिविर इंजेक्शन की पूरी डोज उपलब्ध कराए जाने पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान मौजूद आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर राजीव उपाध्याय ने बताया कि ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए अब होम आइसोलेट और हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के 2 वर्ग बनाए जाएंगे। प्राथमिकता पर जहां हॉस्पिटल वापसी जन सप्लाई होगी तो वहीं एक सिलेंडर बैंक बनाकर वहां से होम आइसोलेट मरीजों के लिए डॉक्टर के पर्चे पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई कोविड हॉस्पिटलों में सुचारू रूप से बनाने के लिए 19 कैटेगरी को तय किया है। सबसे पहली प्राथमिकता ऑक्सीजन सप्लाई की कोविड हॉस्पिटल रहेगी। कोविड हॉस्पिटलों के लिए एक आईएमए का प्रतिनिधि भी रहेगा, ड्रग कंट्रोलर रहेंगे और एक डीवाईएसपी एसडीएम रहेंगे। तो ये सारा मिलके इसके ऑक्सीजन को सुचारू रूप से कराएंगे। और जो घर पे होम आइसोलेशन या होम केयर के लिए जो ऑक्सीजन होगी वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से होगी और वो भी प्रिस्क्रिप्शन वो होगा जो कि आईएमए के नॉमिनेटेड डॉक्टर्स होंगे और आईएमए के नॉमिनेटेड